सोहन झा और ये चौथा सेशन होगा, 4th सेशन है ये। माई जर्नी, माई स्ट्रगल, मेरी कहानी पैशन से प्रोफेशन तक की। और पिछले पार्ट में यानी कि 3rd वाले में मैंने बात किया था कि जब मैं पटना गया था 3rd टाइम, तीसरी बार, तो मैंने ये सोचा था कि एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना मेरे लिए सही रहेगी, चूँकि मैं पार्ट 1 में था और काफ़ी सारे फेल्योर्स जो है, बहुत सारे रिजेक्शंस में देख चुका था उससे पहले। जैसे कि कई बार मैंने कोचिंग में या फिर होम ट्यूशन के लिए ट्राई किया, कॉल सेंटर के लिए ट्राई किया, टेली कॉलर में गया, लेकिन हर जगह मुझे रिजेक्शन मिला। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसे चीज़ की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पे मुझे आसानी से जॉब लग जाए, या जहाँ पे मेहनत करने के बाद मुझे एक नौकरी ढंग की मिल जाए जिसका मैं बता सकूँ कि भाई ये नौकरी मैं करता हूँ। तो एक बहुत अच्छा खासा प्रेस्टीजियस जो है जॉब माना जाता है डिफेंस को। तो मैंने डिफेंस की तैयारी के लिए पटना चला गया, करतार कोचिंग सेंटर। और चूँकि ये दिमाग में रहता है बचपन से, जो चीज़ आप सुने हैं और जो चीज़ आपके दिमाग पे बचपन से असर कर गई है वो काफ़ी हावी हो जाता है पूरे जीवन भर। तो काफ़ी समय पहले यहाँ पे रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, करतार बनाएंगे सरताज। तो उसी को देख के, उसके कारण से सुन के मेरे दिमाग में था कि ये बहुत अच्छा कोचिंग है, यहाँ पे एडमिशन का मतलब है नौकरी पक्की, यानी कि अगर एडमिशन हो गया तो नौकरी मिल जाएगी। तो मैं गया, एडमिशन करवा लिया और लगभग 3 किलोमीटर दूर था वो मेरे हॉस्टल से। ये भी एक मैंने मिस्टेक किया कि हॉस्टल लेते समय मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि 3-4 किलोमीटर दूर हॉस्टल नहीं लेना चाहिए था, डेली आने जाने का प्रॉब्लम होगा। और ख़ास करके तब जब मैं कोई साइकिल नहीं यूज़ कर रहा है, साइकिल नहीं था मेरे पास, तो मैं डेली 3 किलोमीटर, शुरुआत में स्टार्टिंग में तो चूँकि रास्ता भी नहीं पता था जाने का कि जाना कैसे है, तो स्टार्टिंग में रिक्शा करके चला जाता था। लेकिन फिर बाद में वो 15-20 रुपये डेली आने जाने का देना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस और एक्स्ट्रा एक्सपेंस था, वो बेकार का खर्च था। तो फिर मैं पैदल आने लगा। लगभग 3 क्लास पर डे वहाँ चलता था। तो 3 क्लास करके फिर आ जाना है फिर घर पे, उसके बाद कुछ नहीं करने के लिए। और चूँकि वहाँ पे जो एयरफोर्स नेवी का सिलेबस है वो 11th-12th का सिलेबस है, उसमें फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, थोड़ा बहुत रीजनिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो फिज़िक्स, मैथ्स जो कि 11th-12th का है, और 11th तो मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से। 11th की पढ़ाई मैंने बस यूँ ही पूरा साल जो है बर्बाद कर दिया। कुछ महीने ढंग से पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं प्रॉपर लगातार कोचिंग भी नहीं कर सका था। तो वो अब जो है सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि 11th नहीं पढ़ने के कारण से मुझे वो सिलेबस जो एयरफोर्स नेवी का था वो समझ में नहीं आ रहा था। अब कई सवाल थे मन में, कई बहुत सारे जो है सो कन्फ्यूजन्स थे कि अगर मेरा एज जो है सिर्फ और सिर्फ 1 साल बचा हुआ था, उतना भी नहीं होगा, 10 से 11 महीने होगा बहुत से बहुत, तो अगर इस बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई तो क्या होगा? वैकेंसी आई, फॉर्म भरे और एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या होगा? एडमिट कार्ड आ भी गया, एग्ज़ाम देने गए और वहाँ तक मेरा तैयारी अगर पूरा नहीं है, क्योंकि मुझे फिज़िक्स, मैथ समझ में नहीं आ रहे, तो मेरा तैयारी अगर ढंग का नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि कन्फ्यूजन था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और अगर मेरा एज ये जो 10 से 11 महीना है वो भी ख़त्म हो गया अगर, और मेरा ये तैयारी से दूसरा कुछ मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर ये सारा चीज़ तो वेस्टेज चला जाएगा। और फिर क्या होगा अगर 10 से 11 महीने बीत गया और मैं ये जॉब भी नहीं ले पाया तो उसके बाद फिर पटना में रह के क्या करूँगा? और फिर पता चला कि घर वाले बुलावा आ गया कि भाई हो गया, बहुत रह लिया, तैयारी भी ख़त्म हो गई, नौकरी का एग्ज़ाम भी दे लिया, नहीं निकला, अब छोड़ दो, कुछ मत करो, आ जाओ। तो ये भी टेंशन था कि बार बार जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो लगभग 2-2.5 महीने क्लास करने के बाद मैं सोचना शुरू कर दिया, सोचना तो उससे पहले शुरू कर दिया था। 2-2.5 महीने मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझसे एयरफोर्स नेवी की तैयारी नहीं होगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं लंबे समय तक, यानी काफ़ी टाइम तक अपने दम पे इंडिपेंडेंटली मैं पटना में रह सकूं। और तब मुझे सूझा कि उससे पिछली दफ़ा मैंने कई जगह पे ट्यूशन के लिए ट्राई किया था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया था, और इस दफ़ा मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहता था। आसमान में जो आप उड़ने का ख्वाब देखते हैं और ज़मीन पे आप चलना भी कभी नहीं सीखे हैं, तो फिर वो ख्वाब आपके टूटेंगे। तो मैं कुछ वैसा ही पिछली बार कर रहा था। तो इस बार मैंने एकदम ज़मीन से, एकदम धरातल से शुरुआत किया कि मैंने क्लास 1 से नीचे, उस समय कुछ आइडिया नहीं था, क्लास 1 से नीचे भी वैसे होता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं चूँकि बिहार बोर्ड से था तो मेरे लिए सबसे नीचे था क्लास 1। तो मैंने क्लास 1 से ही पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा जो पहला स्टूडेंट, उससे पहले मैं कई जगह पे गया था, जो 15 दिन 20 दिन मैंने पढ़ाया, लेकिन वो फिर बाद में कहीं ना कोई एक इशू बना लेते और उसके कारण से रिजेक्ट कर देते थे। तो मैंने इस बार जो है जो कुछ ट्यूशन्स मैंने पढ़ाए थे वो तो रेगुलर नहीं चल पाया था, लेकिन जो ट्यूशन मेरा सबसे ज़्यादा समय तक चला था, मेरा पहला ट्यूशन जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं सेलेक्ट हुआ था पूरी तरह से, वो था मेरा कंकरबाग, पटना। ये अलंकार ज्वेलर्स है और स्टूडेंट का नाम ओम युवराज है। तो वहाँ पे मैं पहली बार जो है सिलेक्शन मुझे मिला पढ़ाने का। 2011 नवंबर रहा होगा वो। मुझे बहुत अच्छा लगा। गार्जियन बहुत अच्छे थे, परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब
मिलनसार और अच्छे स्वभाव के थे। मुझे जो अपनापन वहाँ मिला मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरी है मेरे पास वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान का। मैं लगभग 3-4 साल वहाँ पढ़ाया हूँगा, बहुत अच्छी यादें वहाँ की है। और स्टूडेंट बहुत शार्प माइंडेड, मैं उसे जितना सिखाता उससे ज़्यादा मैं उससे सीख के आता था डेली। ढेर सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा वहाँ पे। घर के लोगों का बिहेवियर से मैंने अच्छा बिहेवियर सीखा, काइंडनेस सीखा। वहाँ पे जो दादाजी थे, दादाजी का स्वभाव वाकई में मतलब कि बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं और वो वहाँ पे मुझे मिले। तो वहाँ से मेरा एक मनोबल जो है, मेरा जो इनकरेजमेंट है वहाँ से होना शुरू हुआ। तो क्लास 1 से मैंने शुरू किया और उसी टाइम पे कुछ महीने के बाद ही मैंने क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 2 का, जहाँ जहाँ भी मुझे स्टूडेंट मिल रहा था मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहला स्टूडेंट कंकरबाग, दूसरा जो स्टूडेंट था मेरा क्लास 3 का था, वो पीयूष नाम था उसका, और वो छज्जू बाग का था। अब ये दोनों के बीच में मेरा हॉस्टल था नीलगिरी कदम कुआं में। तो एक है कंकरबाग 3 किलोमीटर, दूसरा दूसरे साइड में है छज्जू बाग 3 किलोमीटर, और बीच में मेरा हॉस्टल। तो अब ये था कि मेरे पास कोई साइकिल था नहीं, 3 किलोमीटर जाना कंकरबाग, पढ़ाना वहाँ जाके, फिर वापस आना अपने हॉस्टल पे, और बिना हॉस्टल में गए हुए फिर 3 किलोमीटर छज्जू बाग जाना और फिर वहाँ से अपने हॉस्टल आना। कुल मिला के 12 किलोमीटर पैदल चलना डेली, 6 किलोमीटर एक तरफ, 6 किलोमीटर एक तरफ, 1 घंटा पढ़ाना, 1 घंटा ट्रैवल कर रहा उस ट्यूशन को पढ़ाने के लिए, और पैदल वो भी। तो रास्ते भर में हर चीज़ को देखता, सोचता उसके बारे में, लोगों को देखता, शोरूम्स को देखता, दुकानों को देखता, गाड़ियों को देखता और सोचता हर चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ दिमाग में चलती रहती उसको मैं चलाता रहता और पैदल तेज़ी से बढ़ते रहता अपने रास्ते पे। और उसी बीच मैंने वो जो करतार कोचिंग था वो जाना छोड़ दिया कि मुझसे वो संभव नहीं था कि मैं एक ऐसे रास्ते पे चलूँ जो बाद में मुझे दिख रहा है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर मैं पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन ट्यूशन पे देने लगा कि ट्यूशन पढ़ाना जो है उस पर ध्यान देने लगा। तो मैं उसके बाद जो मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ, सैलरी मिलना शुरू हुआ ट्यूशन से, मेरा जो पहला ट्यूशन था जो मैं लगातार पढ़ाया था वो ओम का ही था। तो वहाँ से 800 रुपये मंथली मुझे मिल रहे थे, और जो पीयूष का ट्यूशन था वहाँ से 1500 रुपये मंथली मुझे मिल रहे थे। तो मैं वो पैसा से अब बुक्स खरीदना शुरू कर दिया। गांधी मैदान वहाँ पे पटना में है, जहाँ पे सेकंड हैंड किताबें या नॉट फॉर सेल की किताबें जो मिलती है वहाँ पे वो 50% ऑफ पे, यानी 100 रुपये का किताब 50 रुपये मिल जाता है। मेरा एक जान पहचान हो गया दुकान वाले से, तो वो मुझे फिर 100 की किताब 40 रुपये में दे देता था। 10 रुपये और सस्ता मेरे लिए कर दिया कि आप रेगुलर कस्टमर हैं। तो वहाँ से बंडल का बंडल किताब लाता था। क्लास 1 से लेके 10 तक का किताब मुझे पूरा पढ़ना था। इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस, कंप्यूटर, हर चीज़ मुझे पढ़ना था। मैंने बस ये सोच लिया था कि मेरा जो है सो समय बीत चुका नहीं है अभी, उतना समय मेरा नहीं बीता है। कई बार मुझे पश्चाताप होता था, अपने आप पे गुस्सा भी आता था कि मैं किस तरह से पढ़ाई किया, मेहनत तो खूब किया था गांव में, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो है सो जो होना चाहिए, एक जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गांव में पढ़ने में तेज़ था, क्लास में टॉपर्स में से आता था, उसके बावजूद छोटी से छोटी नौकरी भी मेरे लिए लग रहा है कि बाहर है, मेरे लिए संभव नहीं है। कारण उसका ये है कि जो पढ़ाई वहाँ पे मैं कर रहा था वो उस तरह की नहीं थी। वो पढ़ाई बहुत बहुत पीछे स्तर की थी, अलग ही कुछ पढ़ा रहे थे वो। और ख़ास सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, या फिर आप भूगोल पढ़ते हैं, तो भूगोल में आप पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे, ये मतलब हर शब्द जो आप भूगोल का पढ़ रहे या फिर बायोलॉजी का पढ़ रहे, जो आप नाम दे रहे, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कवक, शैवाल, ये तंत्रिका तंत्र इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? आप बायोलॉजी पढ़ के अगर डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर हिंदी में कभी अपना कोई वर्ड, कोई टर्मिनोलॉजी उनका हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता है। और आप भूगोल पढ़ के अगर आगे चल के आप कुछ करना भी चाहते हैं उससे संबंधित कुछ भी, तो उसमें भी आपको हिंदी में कुछ नहीं फिर आगे करना है, इंग्लिश में जाना पड़ेगा। तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ के कर क्या रहे हैं? कठिन से कठिन शब्द का सिर्फ प्रयोग हो रहा है वहाँ पे। लर्निंग को अधिगम, अजीब है ये शब्द। मतलब अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से दे तो उसको और टफ फेस करना पड़ता है और डिफ़िकल्ट, मतलब उसका जो शब्द है एग्ज़ाम का वो कभी प्रयोग ही नहीं हुआ लाइफ में। जो परीक्षा की हिंदी है, जो असल हिंदी है, उसको तो हम लोग कभी दैनिक बोलचाल में समझे ही नहीं, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और क्यों इस्तेमाल करें? हमारी जब बोलचाल की भाषा हिंदी की अलग है, परीक्षा की अलग है, दोनों को एक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और आगे चल के जो भी हमें करने हैं, चाहे आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो आपका मीडियम कभी हिंदी नहीं होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं, ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तभी वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो प्रॉब्लम वही थी कि हिंदी में जो शब्द रट रट के हम जीव विज्ञान और भूगोल और इतिहास का पढ़े थे वो सब बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था। हम नहीं समझा पा रहे थे उस हिंदी के शब्द को उन बच्चों को। और उनके पेरेंट्स कभी नहीं ये चाहते कि किसी ऐसे टीचर से उनको पढ़ाया जाए जो हिंदी मीडियम का, हिंदी का बोलने वाला हो, हिंदी का जानकार हो।
तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से खुद को बदलने पे काम करने लग गया। कई बार घंटों में सोचता था कि मेरा ये 15-20 साल का सफ़र रहा वो हिंदी में रहा, अब मुझे इंग्लिश में जाना ही पड़ेगा, इंग्लिश में उतरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कैसे करेंगे? हाँ, हिंदी से यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत मुश्किल हुआ है, अब इंग्लिश से कैसे कर पाएंगे? उसी समय मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताई गई थी कि हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार, हिंदी में वो अपनी लेखनी किए हैं, उनका बहुत सारा रचना हिंदी में, मधुशाला बहुत फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट है वो। लेकिन वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, इंग्लिश वो पढ़ाए हैं यूनिवर्सिटी लेवल, वो भी शोध भी किए हैं इंग्लिश में। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही तो शख्स है वो, जो इंग्लिश का प्रोफेसर है, हिंदी का प्रकांड विद्वान है, मैं क्यों नहीं? अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, शायद हिंदी भी जानते हैं, प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं हुई, हमारे देश का राष्ट्रगान भी वही लिखे हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी वही लिखे हैं। वो भी तो एक शख्स हैं, एक शख्सियत इतनी सारी भाषाओं को, वो भी सिर्फ जान नहीं रहा, टॉप लेवल पे जान रहा है उसको, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और तब मैंने जड़ से, शुरुआत से, क्लास 1 से इंग्लिश को समझना और समझाना शुरू कर दिया। मुझे अपने वर्ड्स का जो उच्चारण था उसको ठीक करना था, तो मैं लगातार सुनता था कि कैसे किसी शब्द को बोलना है। एक डिक्शनरी थी मेरे पास, काफ़ी मोटी डिक्शनरी थी, 1100 पेज की, और उसमें उसका उच्चारण जो है ब्रैकेट में करके दिया हुआ था हिंदी में। जैसे कोई शब्द है एजुकेशन, तो उसमें लिखा हुआ है ए, ड में उ की मात्रा, क में ए की मात्रा, ताला विशो न, तो वो जो उसमें प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है हिंदी में, मैं उसे बोल बोल के हर एक शब्द का उच्चारण ठीक कर रहा था। लगातार किसी को भी अगर बोलते हुए सुन रहा हूँ तो उसका क्या है उच्चारण वो मैं सुन रहा हूँ। कहीं पे गुजर रहा, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ इंग्लिश का नया शब्द, उसको मैं पकड़ रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ। तो हर दिन इंग्लिश से गुजरना है, पढ़ना है इंग्लिश, पढ़ाना है इंग्लिश, देखना है इंग्लिश, सुनना है इंग्लिश, बोलना है इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जीना पड़ेगा, इंग्लिश के माहौल में रहना होगा। काफ़ी साल, यानी 4 साल ये जंग चला। 2011 में मैंने 3 ट्यूशन, फिर 2012 में लगभग 4 ट्यूशन पढ़ा रहा था। 2011, 12, 13, 14 इस बीच मैंने कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया, उनके नाम जो है सो मुझे अभी याद हैं, ओम, पीयूष, रोहन, इसके अलावा यश, मृदुल, हर्षित, हरि गोविंद, निशांत, और भी कुछ स्टूडेंट्स जिनके नाम शायद मैं भूल गया होऊंगा। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिमाग में इसीलिए हैं क्योंकि वो काफ़ी बेहतर रहे। हाँ, उनके साथ मेरा समय अच्छा बीता है, जिसमें जो जैसे ओम हैं, उनके साथ तो बहुत सारी ऐसी मेमोरी है कि जब मैं याद करता हूँ तो लाइफ में बहुत सारा अच्छा पल मेरे साथ बीता है। हरि गोविंद बहुत ही अच्छा बिहेवियर का स्टूडेंट, हर चीज़ पढ़ने में बहुत तेज़, मतलब उसका ये माइंड पावर काफ़ी शार्प, कोई चीज़ एक बार में याद कर लेते। मृदुल, हर तरह का क्वालिटी उसमें, बिहेवियर में हो, पढ़ने में हो, हर चीज़ में अच्छे, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के। रोहन, क्रिएटिविटी हाई लेवल पे, ढेर सारी पोइट्री, बहुत सारे थिंकिंग, मतलब उनका अलग था, थॉट्स लिखते थे, वन लाइनर्स लिखते थे, गजब का सोच, बहुत तेज़ प्रोग्रेस करने वाले। यस, बहुत ही स्वीट स्टूडेंट, वो भी बहुत मेहनती। तो ये जो एक सर्किल बना मेरा स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का, पढ़ाने का, लगभग मैं उस दौर में 18 से 20 स्टूडेंट को पढ़ाया होऊंगा और 15 से 20 घर में मैं जाता होऊंगा उस 4 साल के बीच में। तो वो है मेरे बनने का, यानी कि वो है जहाँ पे मैं तप रहा था, एक ईंट जैसे भट्टी में तपता है उस तरह से मैं वहाँ तप रहा था। उस बीच मैंने तैयारी जो है सो, जैसे गार्जियन का प्रेशर, गार्जियन तो चाहते हैं कुछ करो, और ये कोई गार्जियन नहीं चाहता है कि आप ट्यूशन पढ़ाएं कहीं जाके। तो ट्यूशन पढ़ाने के बारे में जब भी बात करता तो वो अपोज करते थे, विरोध करते थे कि ये नहीं करना है, ट्यूशन या मास्टर नहीं बनना है। तो उनके लिए था कोई नौकरी, कोई जॉब करना होगा। जब मैंने ये बोला कि एयरफोर्स नेवी के लिए मेरा एज निकल गया है, तो उन्होंने फिर फोर्स करना शुरू किया कि दूसरा कुछ तैयारी करो, फिर नहीं तो फिर आ जाओ। नेवी का मेरा एक बार जो है SSR का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था। SSR का एग्ज़ाम जो है मेरा झारखंड में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो गए थे मुझसे कि मैं जो है सो गोला रंगने वाला जो है सो मैं गलती कर दिया था। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब आते थे, उसमें कोई टफ पेपर नहीं था, लेकिन जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन थे उसमें जो ABCD करके लिखना था, रंगना था, और उसके आगे में ए जो आंसर है वो लिखना था। तो मैंने जो पहले 25 के जो आंसर थे लिखने, वो सेकंड वाले में लिख दिए थे। वो मैं शायद बता के नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मैंने ये गलती किया था
13-14 क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने गलती कर दिया और वहाँ पे पेन का इस्तेमाल करना था, ब्लू या ब्लैक पेन का, तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। वो वैसे ही मैंने छोड़ दिया, सो क्रॉस करने के बाद तो और ख़राब हो जाएगा, चेक भी नहीं करेगा फिर कोई। तो मैंने बस सोचा कि शायद ये मेरे किस्मत में नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा ऊँचा उड़ना है, शायद इससे आगे तक मुझे जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि किस चीज़ का तैयारी सही रहेगा। तो चूँकि मेरा ये था कि मैं कोई लेंदी बहुत ज़्यादा जो है सो ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना, उसका तैयारी नहीं करने वाला। तभी मुझे याद आया वो सफ़र, दीपक भैया, अरुण भैया, विक्रांत भैया, ये सब पुराने दौर में मेरे साथ कभी थे जो बैंकर बने थे, मेरे सामने बैंकर बने थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर वो सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने बैंकिंग का तैयारी शुरू कर दिया। तो शाम में मैं 4 ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था और सुबह में मैं 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का करने के लिए भी जाता था। तो उस दौर में मैंने मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास, इंग्लिश का क्लास तो मैंने 3 जगह पे किया, लेकिन जितना मैं इंग्लिश पढ़ा के सीखा उतना किसी कोचिंग से मैंने नहीं सीखा। तो अब होता है कि इतना क्लास करने के लिए कोई जरिया, कोई व्हीकल तो होना चाहिए। तो मुझे याद आता है 2012 के समय में ओम जो है सो अपने दादाजी को शायद बताया कि सर आते हैं पैदल पढ़ाने के लिए बहुत दूर से। तो दादाजी जो है सो मुझसे पूछे कि आप सर पैदल आते हैं रोज़ दिन? मैंने बोला हाँ सर। कोई साइकिल नहीं है? साइकिल ले लीजिए। तो मैंने बताया इतना पैसा नहीं होता है, मंथली खर्च में ही पैसा निकल जाता है। तब बोले ठीक है, कितना लगेगा साइकिल का? मैं बोला 3035 रुपये कोई साइकिल का लगेगा, नया साइकिल का। तो बिना ज़्यादा सोचे हुए सीधे 3500 रुपया निकाले और बोले कि आप साइकिल आज ले लीजिए, आज ही ले लीजिए साइकिल। सो बहुत दिक्कत होता है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी आप उठा रहे हैं, तो साइकिल लीजिए, उससे समय बचेगा और ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। तो मैं फिर गया, सीधे शोरूम A1 का साइकिल मैंने खरीदा। और फिर उसके बाद वो जो है सो बोले कि आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आपको ठीक लगे, आप मंथली करके 500 रुपया जैसे आपको बने वैसे दे दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं अगले 5-7 महीने तक उनको 500-500 करके देते हुए चुकाया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता उनका। और वो साइकिल फिर मेरे लाइफ में एक तरह से हम सफ़र बन के आई। हाँ, 3 चीज़ें जो है सो मैं अभी बहुत मिस करता हूँ कि वो पटना का नीलगिरी हॉस्टल का वो बेड, जहाँ मैं 3-4 साल लगातार एक ही बिस्तर पे रहा। एक रूम में 3 बेड था और वहाँ पे 3 बेड पे एक बेड मेरा फिक्स हो गया था 4 साल के लिए लगभग, और बाकी 2 बेड पे लगभग मेरे सामने में 38 से 40 स्टूडेंट आए गए, जिसमें कुछ बिहार के थे, कुछ झारखंड के थे, कुछ यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। तो मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया। लोगों को ऑब्जर्व करने पे बहुत कुछ सीखते हैं। तो 38 से 40 रूम पार्टनर मेरे उस समय चेंज हुए। फिर उसके बाद 2 साल के लिए मैं लगभग 1.5-2 साल आशीर्वाद हॉस्टल, दूसरे हॉस्टल में भी रहा। तो मुझे वो हॉस्टल, नीलगिरी हॉस्टल, वो बेड, और जब मैं पटना छोड़ रहा था तो मेरे पास कम से कम 3-4 बोरा भर के किताबें हो गई थी। तो किताब, मेरा आधा बिस्तर जो है किताबों से भरा रहता था। आधा बिस्तर मेरा खुद के लिए था, आधा बिस्तर बुक्स के लिए था। एक पूरा वो बांस की कमची वाला अलमारी था, वो किताबों से भरा रहता था। तो किताब पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, फिल्म देखना, बस इसी के बीच मेरा पटना का 7 साल का सफ़र पूरा जो है सो नाच रहा था। तो हर दिन मैं वो फिर A1 साइकिल जो मुझे मिला, तो उससे मैं हर दिन सुबह में 2 ट्यूशन खुद का बैंकिंग की तैयारी के लिए कर रहा था और शाम में 4 ट्यूशन पढ़ाना। बीच में दोपहर में जो टाइम मिल रहा है उसमें खुद का जो मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ उसका होमवर्क वगैरह करना, उसका प्रैक्टिस करना, और शाम में जो पढ़ाना है उसकी फिर तैयारी करके जाना। तो ये तैयारी जो है 2013 तक चला। ऐसे 13 मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। 13 मुझे ग्रेजुएट होने पर मेरा प्रेशर जो है अब है कि भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद मैं फॉर्म भर सकता था बैंकिंग की तैयारी का। बैंकिंग का जो वैकेंसी आ रहा था, तो मैंने 13 में पहला जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो SBI का था, SBI PO शायद। और उसके बाद एग्ज़ाम देके जब मैंने नंबर देखा तो 48 मार्क्स PT का एग्ज़ाम का वो कट ऑफ गया था और मेरा मार्क्स मुश्किल से 23 या 24 नंबर था। फिर उसके बाद एक एक करके मैंने 4-5 एग्ज़ाम दिया उसी साल में, और मेरा किसी भी एग्ज़ाम में कोई सिलेक्शन नहीं था। लेकिन मैं जब उस एग्ज़ाम का मार्क्स लिख रहा था तो मैंने एक बार ऑब्जर्व किया कि मेरा हर एक एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 70 नंबर पे पास होना है, तो मेरा पहले एग्ज़ाम में अगर 25 है, दूसरे में वो 30 है, फिर 34 है, फिर 38 है, ऐसे करके वो 2-4 नंबर करके बढ़ रहा है। मैं दुनिया की नज़र में असफल था, खुद की नज़र में सफल था। और उसके बाद उसी समय मेरा एक पहला जो रिज़ल्ट बना था वो था ग्रामीण बैंक क्लर्क का, जिसमें उस समय अलग तरह से सिलेक्शन होता था। IBPS संस्था का गठन नहीं हुआ था उस समय। तो उसमें 158 नंबर मेरा 200 में आया था, 158। 80 के ऊपर वालों को पास माना गया था, 158 नंबर जो है सो मेरा उसमें आया था। और उसके बाद एक प्रोसेस बचा हुआ था इंटरव्यू का। लेकिन चूँकि मैं बैंक का तैयारी सिर्फ और सिर्फ गार्जियन के प्रेशर में आके कर रहा था, मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो टीचिंग में था, तो मैं आगे उसके लिए सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। और मैं बस खुश हो गया कि ये अगर इतनी आसानी से निकल गया है, ये इतना बड़ा नौकरी भी नहीं होगा ये,
मेरा ये गलत सोच था वैसे। उस समय आगे अप्रोच लेना चाहिए था, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था, या इंटरव्यू कैसे देना है ये सब मैंने कुछ देखा ही नहीं। बस 158 मार्क्स का मैंने रिकॉर्ड लेके रख लिया, प्रिंट आउट निकाल के घर लाया, सबको दिखा, देखो कितनी आसानी से मैंने ग्रामीण बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल दिया। 80 नंबर सिर्फ लाने के लिए, और मैं 158 लेके आया है। और उसके बाद फिर मैं कई एग्ज़ाम दिया जिसमें असफल हुआ। तब मुझे पता चला ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम काफ़ी इजी लेवल पे लिया गया था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 150, 160, 165 से 170 तक लाए थे। ये उस समय नहीं, बहुत काफ़ी समय के बाद पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा मुलाकात हुआ जो उस एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन के, सब बेहतरीन, सब अच्छा ही किए थे। एग्ज़ाम बहुत ईजी था वो। 2013, 2014 और 2015, ये 3 साल के बीच मैंने करीब करीब 20 से 21 एग्ज़ाम दिया। और उसी बीच में मैंने 1 to 10th क्लास का सारा, यानी कि वह 1 से लेकर 10 तक का, 1 से 10 तक का सारे क्लासेस का जो है सो मैंने बुक्स जो है सो पढ़ा दिए। साथ ही साथ मेरा जो तैयारी था मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का बैंकिंग के लिए, वो भी कंप्लीट हो गया। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी दिए जो कि बहुत सारे फेल्योर्स वाले थे, और कुछ एग्ज़ाम जो थे वो सक्सेस वाले भी थे। अभी भी जो वो एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं, जो रिज़ल्ट है, जो स्कोर कार्ड है, वो मेरे पास सुरक्षित है। तो ये जर्नी जो है अब जो है सो आगे चल के किस तरह से मेरा जो है सो ये बैंकिंग के एग्ज़ाम को आगे नहीं ले जाना, लास्ट एग्ज़ाम मेरा कौन सा था, कब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे टीचर ही बनना है, गार्जियन के प्रेशर से मैं खुद को कैसे बाहर निकाल के उनका अपोज करके मैं टीचिंग में आया, किस तरह से मैं अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप का जो है सो फाउंडेशन डाला, या उससे पहले मैं किन किन कोचिंग संस्थान में पढ़ाया। तो चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो मैं अगले सेशन में, अगले पार्ट में मैं इस पर बात करूँगा कि कोचिंग सेक्टर की तरफ मेरा ध्यान कैसे गया और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। मैं सोहन झा, यह है मेरी जर्नी, मेरा स्ट्रगल, मेरी कहानी पैशन से प्रोफेशन तक की। जय हिंद, जय भारत।